तो चलिए अभी हम बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 4 की। तो यहाँ पर बात करें द जलीकट्टू जगरनॉट इन तमिलनाडु। तो अभी देखो, अभी स्टार्टिंग में बात करें कि जैसे 2017 में प्रो जलीकट्टू प्रोटेस्ट देखने को मिले थे तमिलनाडु में। तो उस समय यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि यहाँ पर जो जलीकट्टू, ये जो बुल टेमिंग स्पोर्ट है ना, तो इसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसी के खिलाफ यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर जो था ना, विरोध जो था होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर लोगों ने कहा कि यहाँ पर ये एक तमिल आइडेंटिटी का इशू है। ओके, तो यहाँ पर एक तरीके से कल्चर में भी हमारा काफी फर्क रहता है। अगर हम यहाँ पर नॉर्थ इंडियन और यहाँ पर जो है, अगर तमिलनाडु के कल्चर की बात करें तो यहाँ पर काफी फर्क है। तो यहाँ पर जो जो वोटर्स हैं तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से सोचते हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्थ इंडियन, जो यहाँ पर हिंदू यहाँ पर हेजेमोनी जो उनका नेतृत्व है ना, तो वो वोटर्स थोड़ा अलग से रहते हैं। तो यहाँ पर जो तमिलनाडु के जो वोटर्स ज्यादातर यहाँ पर अपने ही कल्चर के ऊपर फोकस करके चलते हैं। तो यही बात कर रहे हैं कि जब जलीकट्टू जब चल रहा था उसको ऊपर जब पाबंदी लगी तो लोग इकट्ठे हुए, काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। ओके, इसके खिलाफ कि आप इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। तो जलीकट्टू क्या, जलीकट्टू में ऐसे इस तरीके से ये बुल टेमिंग गेम होती है। एक यहाँ पर बुल जो है उसको छोड़ा जाता है, तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर पार्टीज आती हैं, ग्रुप्स आते हैं इस गेम को खेलने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोशिश करनी होती है कि इस बुल का ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, इसको पकड़ना है किसी ना किसी तरीके से। ओके, तो मतलब इसको पकड़ के कंट्रोल करना है। तो इसी यहाँ पर इसी को पकड़ना बहुत टफ होता है। ओके, तो मतलब जो बुल होता है ना, मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर चोटें भी आती हैं लोगों को काफी। तो ये सिंह जो है ना, ये काफी नुकसान भी करते हैं लोगों का। इसीलिए यहाँ पर पाबंदी जो थी ना, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई थी उस समय। ओके, तो अभी यहाँ पर जो बात कर रहे हैं तो यही बात कर रहे हैं कि जो जो तमिलनाडु का वोटर है ना, तो यहाँ पर उन्होंने अपने वोटिंग जो यहाँ पर दी है, किसके पक्ष में दी है, जो यहाँ पर द्रविडियन पार्टी, मतलब कि जो द्रविड़ विचारधारा को बिलोंग करती है। ओके, तो यहाँ पर उन्हीं के फेवर में वो जा रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर अपोज किया है जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। जैसे यहाँ पर बीजेपी की बात करें, ओके, तो बीजेपी का गठबंधन था किसके साथ, AIADMK के साथ। ओके, तो अभी देखो डीएमके जो है ना वो पावर में आई है। तो दो ही यहाँ पर द्रविडियन पार्टी है तमिलनाडु में, ये है, एक है डीएमके और दूसरा है AIADMK। ओके, तो यहाँ पर जो मतलब निकलता है डीएमके का, तो वो मतलब है यहाँ पर द्रविड़ मुनेत्र कजगम। ओके, तो यहाँ पर डीएमके का ये मतलब है। इसके अलावा जो AIADMK, इसका मतलब है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम। ओके, तो यही दोनों में फर्क है। तो ये भी देखो, पहले एक ही द्रविड़ पार्टी थी तमिलनाडु में, यहाँ पर डीएमके। तो 1972 में ना इस पार्टी में यहाँ पर विघटन हो गया, पार्टी टूट गई और इसका एक अलग विंग बना। ओके, तो मतलब जिसका नाम था AIADMK। ओके, तो मतलब इसी में से निकली है ये पार्टी। ओके, तो यहाँ पर इसको तोड़ा गया था MG रामाचंद्रन के द्वारा। ओके, MG जिसको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में MGR भी बोलते हैं। ओके, तो जयललिता इनके काफी क्लोज थी उस समय भी। ओके, तो मतलब इस तरीके से ये मतलब एक ही पार्टी थी जो जो दो पार्टी में टूट गई और इन्हीं दो पार्टी में सत्ता रही है अब तक। ओके, इनके अलावा तीसरी कोई पार्टी नहीं आ सकी है तमिलनाडु में जो कि रूल कर रही हो तमिलनाडु में। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो रही हो। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अभी डीएमके वापसी कर रही 10 साल बाद। तो AIADMK का लगातार 10 साल तक रूल रहा है। तो पहले जयललिता सीएम थी, उसके बाद फिर दोबारा वो जीती। ओके, तो जैसे हमने कल भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो यहाँ पर एग्जिट पोल्स होते हैं तो मतलब गलत रहे थे तमिलनाडु के मामले में। अगर 2016 की बात करें तो उस समय उन्होंने कहा था कि AIADMK दोबारा सत्ता में आएगी ही, डीएमके आएगी, लेकिन डीएमके आई नहीं। AIADMK उस समय वापस सत्ता में आ गई थी, लेकिन अभी इसके बाद डीएमके दोबारा जो है ना काबिज हो चुकी है सत्ता में। तो यहाँ पर बात करने की दूसरी, और अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, असम की बात करें, केरला की बात करें, तो यहाँ पर ज्यादातर रूलिंग पार्टीज जो है ना, तो वही सत्ता में आई है। क्योंकि जैसे जिसके बारे में हमने अभी मैं डिस्कशन मैंने की है प्रीवियस आर्टिकल्स में, तो तमिलनाडु सिर्फ एक अकेला एक ऐसा राज्य है जहां पर जो सत्ताधारी जो पार्टी थी ना, तो वो मतलब कि वापस नहीं आ पाई। वो सत्ताधारी पार्टी यही थी, AIADMK। और इसके अलावा और भी काफी सारी बातें यहाँ पर नहीं देखने को मिली। जैसे यहाँ पर पहली बार यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि तमिलनाडु में अभी जो ये इलेक्शन हुए, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो यहाँ पर टाइटन्स थे, जो हीरे थे पुराने, उनके यहाँ पर गैर हाजिरी में हुआ। जैसे यहाँ पर जयललिता की बात कर ले और M करुणानिधि की बात कर ले, तो जयललिता यहाँ पर किस पार्टी को बिलोंग करती थी, AIADMK। तो यहाँ पर इसी पार्टी को बिलोंग करती थी और इसी पार्टी के चलते ये मुख्यमंत्री बनती थी तमिलनाडु की। और यहाँ पर अगर M करुणानिधि की बात करें तो ये DMK पार्टी से बिलोंग करते थे और इसी पार्टी से ये जो है CM बनते थे। ओके, और इसके अलावा इन दोनों की मृत्यु हो गई, जयललिता की मृत्यु हो गई 2016 में, और 2 साल बाद ही M करुणानिधि की भी मृत्यु हो गई। ओके, तो अभी नया वर्जन जो है ना आपको देखने को मिल रहा है जो इलेक्शंस हो रहे हैं। और अगर इन दोनों पर्सनैलिटीज की बात करें तो काफी डिकेड्स तक जो था, मतलब राज्य में सत्ता इनके पास रही है, तो पॉलिटिकल नैरेटिव इन्हीं के कंट्रोल में था।
ओके, कभी जयललिता के पास, कभी करुणानिधि के पास। तो अभी पर्सनैलिटी कल जो है ना अभी देखने को मिला है इस इलेक्शन में। तो यहाँ पर जो ड्रामेटिक जो क्लैश होते थे पॉलिटिकल सुपरस्टार्स के बीच में, तो यहाँ पर जिस तरीके से लगता था कि तमिलनाडु में इलेक्शन चल रहे, तो अभी ये सब चीजें इस समय एब्सेंट थी। ओके, तो यहाँ पर सब चीजें ये मतलब ज्यादा फोकस किस पर था इस बार, बंगाल के ऊपर ही, कि मतलब बंगाल में क्या बीजेपी सत्ता में आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पर बात करें, तो अगर तमिलनाडु की बात करें, तो यहाँ पर जो भी चीफ मिनिस्टर बनता था ना, तो पहले ऐसा होता था वो मूवी सुपरस्टार ही होता था। अगर मैं एम करुणानिधि की बात करूं, वो एक्टर रहे हैं फिल्मों में, और जो अगर मैं जयललिता की बात करूं तो वो एक्ट्रेस रही हैं, ओके, फिल्मों में। तो मतलब इन्हीं से यहाँ पर इनका करियर शुरू होता है। फिर बाद में यहाँ पर सीएम की कुर्सी संभालते हैं दोनों एक एक करके। एक बार एम करुणानिधि आ जाते थे और एक बार जयललिता जयललिता जो है ये आ जाती थी पार्टी, ओके, सत्ता में। तो इस तरीके से पहली बार है कि मतलब कि कोई भी मूवी स्टार यहाँ पर जो मतलब है ना, वो यहाँ पर नहीं एज ए चीफ मिनिस्टर जो यहाँ पर आगे परस्यू करेगा। ओके, तो यहाँ पर एम के स्टालिन की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कि इनका भी यहाँ पर एक ना एक एम्बैरेसिंग टेली सीरियल आया था, यहाँ पर कुरिंजी मलार यहाँ पर उसका नाम दिया जा रहा है, 1980s में यहाँ पर ये शुरू हुआ था। इसके अलावा दो मूवी आउटिंग्स भी हैं इनकी। तो यहाँ पर ये रेडिकल कास्ट थीम्स के ऊपर ये मूवीज बनी थी 1980s में। ओके, तो मतलब यहाँ पर भी ना मतलब उस तरीके से ये इनका चरिज्मा नहीं बन पाया, मतलब कि जैसे प्रतिष्ठा अगर बात करें करुणानिधि की थी, जयललिता की, तो उस हिसाब से ये मतलब फेमस नहीं हो पाए। ओके, तो यहाँ पर बात करें जैसे पास्ट की हम बात करें, तो जो जो कि AIADM की चीफ मिनिस्टर्स की बात करें, जैसे MGR हो गया, और यहाँ पर जो उनकी आगे शिष्य थी जयललिता, ये हो गई। ओके, तो ये सभी एक्टर एक्ट्रेस थी मतलब कि जिनका अच्छा खासा ना मतलब लोगों में फैन फॉलोइंग थी। जैसे मैं बात करूं, जैसे रजनीकांत है तमिलनाडु में। ओके, वो भी कई बार उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वो जो है सत्ता में आ सके आएंगे। ओके, लेकिन वो नहीं आते। रीजन क्या है उसका, यहाँ पर उन्होंने ये एक बात कही थी कि जब तक AIDMK और DMK, ये दोनों यहाँ पर द्रविड़ विचारधारा यहाँ पर जो है इनको फॉलो करने वाली पार्टी जब तक ये हैं, तब तक जो है ना मैं कोई नई पार्टी नहीं बनाऊंगा, और जो है मतलब जो है उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। तो लेकिन वो जो स्टेटमेंट थी वो ज्यादातर यहाँ पर एम करुणानिधि और यहाँ पर जयललिता को लेकर थी। लेकिन अभी दोनों चले गए हैं, लेकिन फिर भी जो है ना मतलब जिस तरीके से इनिशिएटिव वो लेना चाह रहे थे, जहाँ लेना जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। दूसरी ओर जो कमल हसन है, वो भी यहाँ पर साउथ इंडियन तमिल स्टार, यहाँ पर तमिलनाडु के स्टार है, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और इलेक्शन लड़ा। ओके, तो मतलब ये सिनेरियो यहाँ पर तमिलनाडु का रहा है। लेकिन चीफ मिनिस्टर पे अभी जो है ना बैठेंगे, तो इनका मतलब कोई खास जो है प्रतिभा इनकी नहीं रही है, अगर ये मतलब इन्होंने मूवी वगैरह में काम भी किया है तो। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि विक्ट्री तो बिल्कुल आसान रही थी, लेकिन आगे स्टालिन के लिए मतलब इतना आसान यहाँ पर जो है सिचुएशन नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो इमीडिएट इशू है, तो वो है कि जो पैंडेमिक है कोविड-19, इसको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर इनकी गवर्नमेंट को चाहिए कि मतलब इस इशू को इस इशू के ऊपर ना अच्छे से यहाँ पर जो है इसको टैकल करे। मतलब ये जब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ओके, तो मतलब जब मुद्दा ज्यादा गर्म हो जाएगी, मतलब ये सिचुएशन ना बन जाएगी, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो मतलब ये सिचुएशन बने ही ना, उससे पहले ही मतलब कि गवर्नमेंट जो है ना अच्छे से यहाँ पर अटेंशन दे और इस इशू को रिजॉल्व करे, कोविड-19 का अगर कंट्रोल जो है ना उसको बढ़ाए। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर DMK की बात कर रहे हैं कि मतलब कि इनके ऊपर हमेशा आरोप लगता है कि मतलब ये ना डायनास्टिक पॉलिटिक्स मतलब ये करते आए हैं पिछले मतलब काफी, जो अगर इनका इतिहास भी देख लो, मतलब कि इनकी फैमिली बहुत बड़ी है, करुणानिधि की फैमिली बहुत बड़ी है, उनकी काफी सारी शादियां हैं, और उसके अलावा बच्चे भी काफी हैं। तो मतलब उनमें किसको यहाँ पर सत्ता आ जाएगी, किसको नहीं जाएगी, तो आपस में भी इनके बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहे हैं, ओके, पुराने समय में। तो यहाँ पर बात करें कि जो स्टालिन को जो सपोर्ट है ना, वो है उनकी जो जो हाफ सिस्टर है, जिनका नाम है यहाँ पर कनिमोजी करुणानिधि। ओके, तो यहाँ पर उनकी सपोर्ट इनको है, मतलब कि इनके ऊपर भी ये जो कनिमोजी है ना, ये भी जो है जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, UPA 2, तो उस समय ये मिनिस्टर थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इनके ऊपर चार्जेस लगे थे 2010 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के, जिसके चलते इनको रिजाइन करना पड़ा था उस समय। ओके, तो मतलब इस तरीके की सिचुएशन उस समय थी। लेकिन अभी ये जो है स्टालिन को ये सपोर्ट करते हैं, तो मतलब ज्यादातर ना जिनको करुणानिधि जिनको आगे लेकर आए थे ना, तो वही जो मतलब है अभी आगे फर्दर जो है ना परस्यू कर रहे हैं। और अगर स्टालिन की बात करें, तो उन्होंने अपने भाई को ही एक साइड पे किया है, जिनका नाम था MK अलागिरी। ओके, तो जिसको कि पार्टी में से ही निकाल दिया गया था 2014 में। ओके, तो मतलब कि स्टालिन जो था ना, तो वही जो था ना मतलब उनको ही आगे प्रोजेक्ट करना था। ओके, तो अभी अगर बात करें करुणानिधि की, तो यहाँ पर जो उनके ग्रैंड नेफ्यू है, तो उनका यहाँ पर नाम है कलानिधि मारन। तो यहाँ पर उनके पास इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टीवी नेटवर्क है, ओके, भारत में। तो यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर इनका भी बिजनेस जो है फैला हुआ है। इसके अलावा जो स्टालिन की बात करें, उनके जो बेटे जो है, वो भी एक मूवी एक्टर है और प्रोड्यूसर है, जिनका नाम है उदयनिधि। तो उन्होंने भी इस बार जो पार्टी जो कैंपेन चली थी उसमें जो है हिस्सा लिया था।
ओके, जो यहाँ पर इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी चेन्नई में, तो वहां से जो था यहाँ पर प्रचार वगैरह किया। तो ये मतलब सिचुएशन है, फैमिली काफी बड़ी है। इसके अलावा यहाँ पर और भी बात करें कि स्टालिन को भी ये भी देखना होगा या उसके जो वेरियस फैमिली मेंबर्स है ना, तो मतलब वो अपनी डायनास्टी को इकट्ठा लेकर चले। ओके, मतलब कि अपनी पार्टी में ना, उसी के पार्टी में आगे चलते समय गिरावट नहीं आनी चाहिए कि अपनी फैमिली जो है ना उनकी पार्टी को तोड़ दे। क्योंकि अभी करुणानिधि जब तक थे तो मतलब सेंट्रलाइजेशन, पावर का सेंट्रलाइजेशन उनके पास था, सारा डिसीजन उनके पास था। लेकिन अभी फैमिली में पावर जा रही है, तो अभी उनके उसमें से भी स्टालिन को दी जा रही है सत्ता। ओके, तो मतलब हो सकता है आने वाले समय में ये सिचुएशन बने, तो इसके चांसेस हैं कि मतलब जो फैमिली है ना उसमें ही किसी ना किसी तरीके के जो डिस्प्यूट्स है ना वो निकल कर सामने आ जाए। और आगे यहाँ पर इनको जो तमिलनाडु की पोजीशन है उसको भी यहाँ पर आगे जो है कंसोलिडेट करना होगा, बढ़ाना होगा, कि यहाँ पर जो डिविजिव जो पॉलिटिकल फोर्सेज है, मतलब जो डिवाइड करना चाह रही है, उनसे बचना होगा। और इसके अलावा काफी टफ जॉब है इनके लिए, लेकिन इनको आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पर स्टालिन जो है इनके पास अभी एक चांस है कि जो राज्य है उसको लीड करे, एक फ्रेश अप्रोच लगाकर चले, अपनी डायनास्टी को एक साइड पे रखे। और यहाँ पर जो करप्शन है तो इनसे बचना है। तो मतलब इस तरीके से, जिस तरीके से वो कॉल दे रहे हैं, मतलब उन्होंने आगे बढ़ना, तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जितने भी उनके आइडियल्स हैं, जिस तरीके से वो आगे अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो आगे बढ़े और यहाँ पर डिलीवर करे अपनी जनता को, तभी जो है यहाँ पर बात बनेगी जिसके लिए इनको यहाँ पर चुना गया है। तो चलिए अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट की। तो आज का जो टॉपिक है वो है डीकपलिंग थ्योरी। तो डीकपलिंग थ्योरी क्या होती है? तो यहाँ पर बात की जाती है कि जो एशियन इकोनॉमीज हैं, जैसे खास तौर पर जो एमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, मतलब कि जो उभरती हुई इकोनॉमीज हैं, तो यहाँ पर वो, और जो है ना यहाँ पर लंबे समय के लिए यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं है किसके ऊपर, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी के ऊपर अपनी ग्रोथ के लिए। ओके, मतलब कि अगर जिस तरीके से यूएस की इकोनॉमी बढ़ती है ना, बहुत सारी इकोनॉमीज जो है ना उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे ज्यादातर अगर मैं यूरोपियन इकोनॉमीज की बात करूं, तो अगर कुछ भी हलचल अमेरिका की इकोनॉमी में होती है तो यूरोपियन इकोनॉमिक्स में भी वही सेम चीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एशियन इकोनॉमिक्स अपने हिसाब से आगे बढ़ रही है, अपने आप को डीकपल कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमिक्स के इकोनॉमी के हिसाब से। तो उनकी ग्रोथ अलग से यहाँ पर चल रही है, तो अपने आप को इंसुलेट करके चल रही है। मतलब चाहे यूएस में स्लो डाउन आ जाए, चाहे यूएस में रिसेशन आ जाए, लेकिन उसका जो है ना एशियन इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये सच भी लग रहा है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर एशियन स्टॉक्स की अगर हम बात करें, तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि यूएस में स्टॉक्स गिर जाते हैं, शेयर मार्केट गिर जाती है, और दूसरी ओर जो एशियन स्टॉक्स होती है, एशियन मार्केट होती है, तो वहां पर स्टॉक्स बढ़ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है काफी बढ़ जाती है। जब स्टॉक राइज होते हैं या फिर शेयर राइज होते हैं, तो इसका मतलब यही है, मार्केट राइज होगी, इसका मतलब यही कि इन्वेस्टमेंट काफी आ गई है हमारी मार्केट में। तो यहाँ पर कई बार रिसेशन का फेयर रहता है, जैसे यूएस में रिसेशन आया भी था, और तो उस समय काफी बड़े पैमाने पर स्टॉक डिक्लाइन भी किए थे। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ 2008 की एग्जांपल लूँ, उस समय यूएस में बराक ओबामा की सरकार थी। ओके, तो उस समय यहाँ पर डीकपलिंग थ्योरी के बारे में बातें कही गई। तो यहाँ पर एशियन एज वेल एज जो यहाँ पर ईयू की इकोनॉमिक्स थी, यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमिक्स थी, तो उस समय यहाँ पर ना उसके बाद में ऐसी बातें देखने को नहीं मिली। ओके, 2008 में ये मंदी आई थी, मतलब जिसके चलते सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था यूरोपियन इकोनॉमिक्स के ऊपर, यूएसए के चलते। यूएसए में 40 से 50 से ऊपर ज्यादा बैंक जो थे दिवालिया हो चुके थे, जिन्होंने अपना पैसा लिया बाद में वापस नहीं कर पाए, सिचुएशन वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट हो गई। और इन्हीं का इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा, जो यहाँ पर यूरोपियन इकोनॉमिक्स थी उनके ऊपर। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बॉन्ड साइन किए हुए थे यूएस ट्रेजरी के साथ। तो यहाँ पर 10 साल के बॉन्ड होते हैं यूएस ट्रेजरी के साथ। ओके, तो मतलब कि अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलता रहता है अगर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो। लेकिन बैंक यहाँ पर जो सिचुएशन थी, रिसेशन ही आ गया, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया। ओके, इस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन बन गई। तो यहाँ पर बेशक डिकपलिंग थ्योरी उस समय यहाँ पर सिचुएशन बनी, लेकिन अभी यहाँ पर सिनेरियो ये है कि बाद में 2008 के शीघ्र बाद में यूएस और यूरोपियन यूनियन को, जितने भी कंट्रीज थे, उनको बहुत समय लगा उभरने के लिए। लेकिन दूसरी ओर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, भारत और यहाँ पर चाइना, तो पहली बार तो इनके ऊपर इतना खास इम्पैक्ट पड़ा नहीं। और यहाँ पर अगर दोबारा से उभरी तो मतलब ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ रेट यहाँ पर देखने को मिले, और जल्दी से उभरी, और इनका एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें यूएस के साथ। तो यहाँ पर यही रीजन है, यहाँ पर अभी भी ना इस थ्योरी की मतलब डिबेट इसके बारे में एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाती है। तो हालांकि अभी इसका कोई ग्राउंड नहीं है। तो अभी मतलब कि अलग से इस इकोनॉमी अभी भी चल रही है। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, तो उसमें तो माहौल ऐसा है कि मतलब कि कोरोना वायरस के चलते सभी इकोनॉमिक्स में ना मतलब कि डाउनफॉल आया हुआ है। तो अभी सिचुएशन कुछ अलग है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।